जिंदा नहीं रहने देगा। अगर इस दौर में जिंदा रहना है तो कोहराम मचाना ही पड़ेगा। साथियों, जो समाज करता है, जो समाज अपने वर्तमान में भविष्य की नीतियों पे चर्चा नहीं करता है, उस समाज का भविष्य निश्चित रूप से अंधकार में है। अगर आज हम अभी कुछ दिन पहले जो लिमोआ एग्रीमेंट साइन हुआ है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, अगर उस पे हम आज चर्चा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम अंधकार में जाने वाले हैं। निश्चित रूप से दोबारा हम गुलाम बनेंगे। देखिए, सबसे पहली जो चीज है जिसको मैं शुरुआत करना चाहूंगा, एक ये बड़ा इस पे कंफ्यूजन बना दिया गया है कि ये एक्सचेंज एग्रीमेंट है, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है या फिर ये मिलिट्री एग्रीमेंट है। सबसे पहली बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये मिलिट्री एग्रीमेंट है। उससे जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम अपने देश से शुरुआत करें, कि हमारी सरकार इस एग्रीमेंट को पब्लिक नहीं कर रही है। हमारी सरकार इवन पार्लियामेंट से भी शेयर नहीं कर रही है। अगर लोकतंत्र के अंदर कोई चीज आप जनता के साथ साझा नहीं करते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ साझा नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से वो संदेह पैदा करता है। हिंदुस्तान एक लोकतंत्र देश है, पूरी दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो ये चीज एक पब्लिक डिबेट में आनी चाहिए कि हमारी सरकार कहां जाके क्या साइन कर रही है। देखिए, ये मैंने आपको कहा जैसे कि ये मिलिट्री एग्रीमेंट है, मैं उस पर जाना चाहूंगा कैसे मिलिट्री एग्रीमेंट है। पहले वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जब ब्रिटिश इंपीरियलिज्म पूरा अपने चरम पे था, तो उनकी नेवी पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करती थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो अमेरिका की डोमिनेशन स्टार्ट होती है। लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आगे बढ़ते गए, वियतनाम युद्ध में अमेरिकियों को बहुत 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 नुकसान उठाना पड़ा। जान का भी नुकसान था और माल का भी नुकसान था। उसके बाद लगातार आप देखते जाइए कि वो लगातार नुकसान उठाते गए। इसके बाद एक समय सिचुएशन ये आई कि यूएस की जो सोशल सिक्योरिटी में जितना एक्सपेंडिचर होता है, उससे 4 गुना ज्यादा एक्सपेंडिचर पूरे वर्ल्ड के अंदर जो उनके बेसिस हैं उनको मेंटेन करने के लिए होता था। पूरी दुनिया में अमेरिका के विदेश के अंदर 800 बेस हैं, और बाकी दुनिया को अगर काउंट किया जाए तो बाकी दुनिया के कुल मिला के दूसरे की धरती पे सिर्फ 30 बेस है, सिर्फ 30। यूएसए के 800 बेस हैं और बाकी कंट्रीज पूरे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को मिला के सिर्फ 30 बेस हैं। तो इस चीज से जो जान और माल का नुकसान हो रहा था, इस चीज से डोमेस्टिक प्रेशर यूएस गवर्नमेंट के ऊपर लगातार बढ़ता गया। तो उन्होंने एक ये चीज नई इजाद की कि मिलिट्री डिप्लॉयमेंट ना करके उसे एक नया टर्म दिया गया, लॉजिस्टिकल एक्सचेंज। अब इसमें क्या होता है कि परमानेंट डिप्लॉयमेंट नहीं होगी, लेकिन रोटेशनल बेसिस पे ट्रूप डिप्लॉयमेंट इसमें होती है। इसके अंदर उनको और कई फायदे भी हैं। जो ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन करने के बाद जो भी उनका सामान, जो भी अमेरिकी इक्विपमेंट, जो भी अमेरिकन फोर्सेस यहां पे रिपेयर के नाम पे, यहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को टैकल करने के नाम पे आएंगी, आपको मालूम होगा कि जहां भी अमेरिकन फोर्सेस जाती हैं उनका पानी भी अमेरिका से ही आएगा। सारी चीजें उनके अमेरिका से आएंगी, इक्विपमेंट से लेकर सब कुछ आएगा। तो लॉजिस्टिक जो एग्रीमेंट साइन होता है, उसके अंदर जो सामान, जो इक्विपमेंट, जो आपका खाने पीने की चीजें आएंगी, उसमें आपको कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती है। यह सबसे बड़ा फायदा इनको लॉजिस्टिक एग्रीमेंट करके मिलेगा। जो तीसरी चीज है, ऐसे ही एग्रीमेंट साइन कर करके 800 बेसिस इनके पास हैं, लगभग 100 कंट्रीज से ज्यादा इनके पास ऐसे बेसिस हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर जो रिपेयर नाम की फैसिलिटी पे जो रोटेशनल बेसिस पे डिप्लॉय होंगे, मान लीजिए एक बटालियन 1000 की आ जाती है, 6 महीने वो रहेगी, उसके बाद 6 महीने बाद दूसरी बटालियन आ जाएगी। फोर्सेस रहेंगी, लेकिन एक बटालियन परमानेंट नहीं रहेगी। वो रिपेयर के नाम पे, वो और चीजों के नाम पे, वो रोटेशनल बेसिस पे ट्रूप्स आपके आते रहेंगे। तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर था उसको कम करने के लिए ये अपना रोटेशनल पॉलिसी ये ले आए। तो बेसिकली इट इज अ मिलिट्री एग्रीमेंट, बट उन्होंने सिर्फ नाम नया दे दिया है। आप रिपेयर के नाम पे करेंगे, कुछ भी करेंगे,
पूरी नॉर्थरोप ग्रूमैन, सारी कंपनीज उनकी, जितने भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो सारे आपके देश में आएंगे। अब तक हमारा सिर्फ कैपिटल बजट हथियार खरीदने के नाम पे बाहर जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स मेंटेन करते हैं सारी अमेरिकन रिपेयर फैसिलिटीज को, तो जैसे ही प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे तो हमारा रेवेन्यू बजट भी बाहर जाने लगेगा। अभी सिर्फ कैपिटल बजट जा रहा है, इसके बाद रेवेन्यू बजट जाने लग जाएगा। सो बेसिकली इन ओवरऑल ये मिलिट्री एग्रीमेंट है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया है। दूसरी चीज मैं आपको कहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं है कि पहली बार अमेरिकन फोर्सेस आ रही हैं। 1946 से 1966 तक पालम एयरपोर्ट पे 2 लोकेशन एयरक्राफ्ट थी, यूएस के लिए परमानेंट फिक्स थी। वहां पे यूएस के एयरक्राफ्ट 24x7 वहां पे खड़े रहते थे। 66 में सडनली वो एयरक्राफ्ट रिमूव कर लिए गए, और जब 71 का वॉर होता है तो द सेम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेंट इट्स 7th फ्लीट इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। द पॉइंट इज दैट ये जो दोगला चरित्र है, 46 से 66 तक आपने यूज किया, आपने नंदा देवी पर्वत पे ट्रांसमिटर लगाना था तो इंडिया का यूज किया आपने, एंड इन 1966 आप सडनली उसे ओवरटर्न होके आप 71 में पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। सो ये जो दोगला चरित्र का सवाल है, ये एक सबसे बड़ा इशू है। पहले उन्होंने इतने देशों को यूज किया, अमेरिका का इतिहास उठाएंगे, वो सबको यूज करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर वहां से छोड़ के चले जाते हैं। साथियों, अभी पिछले लगभग 1990 के बाद से हम प्रत्यक्ष गुलामी कोई भी दुनिया में नहीं देख पा रहे हैं। अप्रत्यक्ष गुलामी का दौर शुरू हो रहा है। ये लिमोआ नाम के अनेकों एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, ये अप्रत्यक्ष गुलामी है। अभी जो लिमोआ की जो हम चर्चा करने के लिए आज बैठे हैं, उसमें जो सबसे अहम बिंदु है कि आखिर क्या हिंदुस्तान के लिए नुकसान है। अब मैं सीधा उनके ऊपर आता हूं। देखिए, सबसे जो बड़ा नुकसान इसमें है वो ये है कि जो हमारे विश्वास पात्र, जो हमारे ओल्ड फ्रेंड्स हैं, जैसे रशिया है, वो हमसे दूर होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि रशिया इज द ओनली कंट्री इन दिस वर्ल्ड to give a nuclear submarine to another country, and that country is India. 10 साल के लिए पहले दी थी। अभी INS चक्र नाम की पनडुब्बी इंडियन नेवी के अंदर कमीशन है और वो रशिया से ली गई है। वो अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट सुखोई 30M के इंडिया को TOT के तहत, टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर के तहत HAL में बनाए जा रहे हैं, 272। सो T-90 टैंक हो, उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद हो, हर जगह रशिया ने हमारी एक मदद की है। लेकिन अब जो अमेरिका की गोद में बैठ रहे हैं, अमेरिका क्या ऑफर कर रहा है आपको? अमेरिका ऑफर कर रहा है F-16 कि हम F-16 हम आपको एक प्लांट लगा देंगे जहां मैन्युफैक्चर हो जाएगा आपके देश में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि F-16 1965 का बना हुआ फाइटर जेट है, एंड दैट सेम फाइटर जेट has been supplied to Pakistan by USA at free of cost. Sukhoi 30 MKI के सामने F-16 is nothing. तो आप क्या ले रहे हैं? आप किस F-16 को लेके आप बनाने की बात करें? आप 1965 का फाइटर जेट बना रहे हैं। अगर आपने अभी देखा हो, पहली बार जैसे ही इंडिया अमेरिका की गोद में बैठ रहा है, पैरेलली रशिया ने पहली बार पाकिस्तान के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज अभी की है 24 सितंबर से। So there is every chance, if you will look at the geopolitics going on throughout the world, there is every probability कि चाइना, पाकिस्तान, रशिया और ईरान का ये एक एक्सिस बन रहा है जो पूरे एशिया के अंदर इंडिया को आइसोलेट कर देगा। दूसरी चीज है कि ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी में सोवरेनिटी ना के बराबर बचती है। अभी चहबार पोर्ट में हमने ईरान में लगभग 2,500 करोड़ में एक पोर्ट डेवलप किया है। उस पोर्ट के डेवलपमेंट के बाद जो ईस्टर्न यूरोप से सामान आता था हमारा, अभी जो 40 दिनों में आता है वो सिर्फ 14 दिनों के अंदर आएगा। लेकिन अमेरिका की ये हिस्ट्री है कि जिस भी देश में वो जाता है अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी डिफेंस पॉलिसी उसके ऊपर इंपोज करता है। तो सवाल ये उठता है कि जो चहबर पोर्ट इंडिया ने डेवलप किया ईरान के अंदर अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, अब ईरान का अमेरिका का 36 का आंकड़ा है,
तो क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिका के प्रेशर में इंडिया वो पोर्ट यूज करना बंद करेगा? अगर करेगा तो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का क्या होगा? सो जो फॉरेन पॉलिसी की हमारी जो सोवरेनिटी थी, दैट सोवरेनिटी इज इन कंप्लीट डेंजर आफ्टर दिस एग्रीमेंट। तीसरी चीज मैं कहूंगा जो सामाजिक पहलू इस चीज से जुड़ा हुआ है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, अमेरिकी फोर्सेस के जो 100 कंट्रीज में बेस्ड हैं, वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं उनके साथ, जिसका नाम है सोफा, स्टेट ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट। स्टेट ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट के तहत अभी मैं आपको कोलंबिया का जिक्र करता हूं। अभी कोलंबिया में एक रिपोर्ट आई है कि लगभग 54 कि आप कोलंबिया में हैं, हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो दैट सार्जेंट, अमेरिकन सार्जेंट रिप्लाइड, क्या कार्रवाई करेंगे आप? हमें इम्यूनिटी है सोफा की। वो औरत इम्यूनिटी का मतलब भी नहीं जानती थी, वो औरत सोफा का मतलब भी नहीं जानती थी, और वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में वो चीजें शूट की गई हैं यूएस की फोर्सेस द्वारा। अभी जापान में पिछले 59 ईयर से ओकिनावा में अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। अभी मई के महीने में एक जापानी लड़की का, 21 साल की लड़की का रेप किया गया, और उसके बाद अमेरिकी सैनिक भाग के अपने बेस में घुस गए। कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे वो, बिकॉज उनको सोफा के जरिए प्रोटेक्शन है, स्टेट ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट। आपको मैं एक बात बताऊं कि जो ईरान का इनकलाब था, इनकलाब शुरू से चल रहा था, लेकिन उस आग में जो घी डालने का काम किया था, वो एक एक्ट ने किया था, जिसके तहत शाह ने ये परमिशन दे दी थी यूएसए को कि अगर कोई अमेरिकी आदमी ईरान के अंदर किसी को मारता है, किसी का रेप करता है, किसी का कुछ भी करता है, उसके ऊपर ईरान में केस नहीं चलेगा। इस चीज ने लोगों के अंदर जो आग थी उसमें घी डालने का काम किया, और वो चीज 1979 में ईरानी इनकलाब के बाद आगे रुकी। तो अभी जापान के अंदर जो रेप हो रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसके खिलाफ जापानी लोगों ने किया है। सियोल साउथ कोरिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूं 2011 की, द गार्जियन की। 2011 की वो गार्जियन की रिपोर्ट कहती है कि जो अमेरिकन फीमेल सोल्जर्स इराक के अंदर डिप्लॉयड थी, उनके ऊपर अटैक का खतरा एनिमी की फायरिंग से उतना नहीं है जितना उनको रेप का खतरा अमेरिकन मेल सोल्जर से है। सन 2010 में अमेरिकन मिलिट्री के अंदर 3158 फीमेल सोल्जर्स का रेप किया गया, और एक डॉक्यूमेंट बताता है कि 19,000 अनरिपोर्टेड क्राइम्स थे फीमेल्स के खिलाफ रेप के। तो सवाल ये उठता है, और ऐसा नहीं कि पहली बार, जैसे बताया कि पहली बार नहीं आ रही अमेरिका की फौज यहां पे। 1940 में लगभग 2 लाख अमेरिकी ट्रूप्स इंडिया के अंदर डिप्लॉयड थे, और आप उस समय के नेशनल आर्काइव से डॉक्यूमेंट देखेंगे तो जहां जहां वो डिप्लॉयड थे, बंगाल, दिल्ली, हर जगह वहां इलीगल ड्रग्स का धंधा और सेक्सुअल एब्यूजेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो सवाल हमारा ये है कि जब वो अमेरिकी फोर्सेस इंडिया में आएंगी और वो किसी हमारी मां बहन के साथ कुछ छेड़खानी करते हैं, तो क्या हम अपने कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, या फिर वो उसी सोफा एग्रीमेंट के साथ बंधे हुए होंगे, स्टेट ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट के साथ, जिसके तहत हम उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें, इसीलिए हमारी पहली मांग ये है कि जो आपने एग्रीमेंट साइन किया है, पहले उसको पब्लिक कीजिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एनडीटीवी के एक डिफेंस एनालिस्ट है विष्णु सोम, उनके साथ एक इंटरव्यू है एस्टन कार्टर का, अभी कुछ दिन पहले का। उस इंटरव्यू में एस्टन कार्टर ने डायरेक्टली बोला है कि यस, वी हैव राइट, वी कैन डिप्लॉय अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस एंड अदर फोर्सेस इन इंडिया अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सवाल उठता है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस का मीनिंग क्या है? कौन स्पेशल सर्कमस्टांसेस को डिफाइन करेगा? क्या वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे? तो ये सारी चीजें जब भी क्लियर हो पाएंगी, पहले वो एग्रीमेंट पब्लिक हो। लोकतंत्र एक पब्लिक डिबेट होने दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट उसे पब्लिक नहीं कर रही है। चौथी चीज जो इसमें आती है वो ये है
कि सन 2000 में एक बूज एलन नाम का आदमी हिंदुस्तान आता है, अमेरिकी आदमी था। उस आदमी को एक स्टडी करने के लिए भेजा गया था हिंदुस्तान में कि भाई इंडिया की मिलिट्री लीडरशिप कैसे सोचती है, ये आप पता करके आइए। तो उन्होंने जो इंडियन मिलिट्री लीडरशिप का माइंड पढ़ा, अपनी बुक में उन्होंने लिखा कि इंडियन मिलिट्री लीडरशिप सोचती है कि हमें दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी के करीब नहीं आने दिया गया, हमें हमेशा एडवांस टेक्नोलॉजी से दूर रखा गया। तो इसीलिए अमेरिका ने 2001 में एक चीज लेके आया कि भाई आप 4 एग्रीमेंट साइन कर दीजिए, आपको दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी हम दे देंगे। ये लिमोआ पहला एग्रीमेंट नहीं है, इसकी पहली स्टेज थी जिस्मोआ, GISMOA, एंड दैट वाज साइंड बाय अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। उसकी अगली कड़ी लिमोआ है, जिसके तहत उनकी फोर्सेस यहां पे फ्रीली आ सकती हैं। तीसरा जो एग्रीमेंट साइन हो रहा है उसका नाम सिस्मोआ है, जिसके बाद हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स पे उनका एक ट्रांसमीटर लगेगा। वो 24/7 आवर्स हमारी मिलिट्री की सभी लोकेशन पेंटागन में बैठे बैठे ट्रेस कर सकते हैं। चौथा एग्रीमेंट होगा बैका, जिसके तहत हमारे इसरो के जो सैटेलाइट से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो हमें उनके साथ साझा करनी पड़ेगी। देखिए आज के हमारे कई मिलिट्री ऑफिसर्स, हमारे सीनियर रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। आज सेंट्रिक वॉरफेयर है, सब कुछ चीजें कोड में चलती हैं। आपको दूसरी बटालियन को मैसेज देना, आप कोड में देंगे, लेकिन जैसे ही सिस्मोआ साइन होगा आपको अपने कोड्स भी यूएस के साथ शेयर करने पड़ेंगे। तो आपकी कहां की सोवरेनिटी बचती है? वेयर इज योर सोवरेनिटी? एंड द नेक्स्ट इश्यू इज दैट ये कि बहुत गलतफहमी पैदा की जा रही है कि ये दोनों तरफी एग्रीमेंट है। गवर्नमेंट कह रही है अरे भाई हम भी अपने फोर्सेस वहां डिप्लॉय कर सकते हैं, गवर्नमेंट कह रही है हम भी उनके बेस यूज कर सकते हैं। अरे भाई मुझे एक चीज बताइए, पहली बात समझौता 2 बराबर के लोगों में होता है। आवर मिलिट्री पावर इज नॉट इक्वल्स टू अमेरिकन मिलिट्री पावर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान में हम अपने यहां पे आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे हैं, हम अपने बॉर्डर्स, हमारे बॉर्डर्स पे भी बहुत टेंस सिचुएशन है, तो अमेरिका में अपनी फोर्सेस भेजने का हमारा क्या इंटरेस्ट है? हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वहां फोर्सेस भेजने में? जहां तक बात नेवी की जा रही है, इंडियन नेवी ब्लू वाटर नेवी नहीं है जो पूरी दुनिया को डोमिनेट करेगी। इंडियन नेवी इज बेसिकली ग्रीन वाटर नेवी जो अपने कोस्टल एरियाज को सिक्योर कर रही है। तो हमें डिएगो गार्सिया जो बेस यूज करने की जो हमें कहा जा रहा आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया टू यूज दैट बेस। हमारा इंटरेस्ट क्या है? स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। तो बेसिकली, प्रैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली हमारा कोई उसमें हित नहीं है। हम अपनी समस्याओं से इतना जूझ रहे हैं, पहले यहां हम समस्याओं को सुलझा लें। हम अमेरिका में फोर्सेस क्यों डिप्लॉय करेंगे? हमारी एयरफोर्स के लिए अभी 45 रिकॉग्नाइज्ड स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए, बट राइट नाउ ओनली वी हैव 32, और 32 में भी 50-60 साल पुराने मिग 21 की संख्या ज्यादा है। तो आप अपनी एयरफोर्स किसे डिप्लॉय करेंगे? एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट कि इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का फाउंडिंग मेंबर रहा। इंडिया ब्रिक्स जैसे इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का मेंबर है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। इंडिया कभी भी हिस्ट्री में किसी सुपर पावर के साथ अलाइन नहीं हुआ। 1948 में एक बार हिंदुस्तान के लिए यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर ताली बजी थी, और वो इंसिडेंट क्या था आप जानते हैं? जब इजरायली नेशन के क्रिएशन पे डिबेट चल रही थी, सो लगभग सभी पावर्स वर्ल्ड की कहीं ना कहीं इजरायली क्रिएशन के पक्ष में थी, बट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव स्टूड अप देयर और उन्होंने कहा कि अरब लोग, जो गांधी का स्टैंड था, अरब लोगों का इस फिलिस्तीन की धरती पे हक है और जिसकी राजधानी यरूशलेम होनी चाहिए। फिलिस्तीनियों का जन्मसिद्ध अधिकार है कि एक फिलिस्तीन इंडिपेंडेंट देश बनाया जाए जिसकी राजधानी यरूशलेम हो। और इस इशू पे जो इंडिया ने अपनी वहां पे जो बातें रखी थी इस इशू पे, उसके बाद इंडिया के लिए पूरी यूनाइटेड नेशन असेंबली ने खड़े होकर क्लैप किया था। दिस इज द ओनली इंसिडेंट जब इंडिया के लिए क्लैप किया गया था।
तो हमारा एक स्टैंड होता था दुनिया में। आज उस स्टैंड का क्या होगा? कहां है आपका इंडिपेंडेंट स्टैंड? आप एक पावर की गोद में बैठ रहे हैं। और आखिरी बात जो है, ये कुछ एक ये भी बड़ा बात फैलाई जा रही है कि हम इसे चाइना को काउंटर कर लेंगे, ये बहुत जरूरी है। 2007 में फिलीपींस के साथ भी यूएसए ने एग्रीमेंट साइन किया, लॉजिस्टिक नाम से, लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। उसके तहत भी 4 फुली फंक्शन मिलिट्री बेसिस फिलीपींस में डिप्लॉय कर दिए गए। अभी कुछ दिन पहले साउथ चाइना सी के एक आइलैंड पे फिलीपींस और चाइना की कन्फ्रंटेशन हुई, तो फिलीपींस ने पूछा अमेरिकन कमांड से कि आप हमारी मदद के लिए आइए। Then American president replied that it is your bilateral issue, ये आपका आपसी मामला, आप इसे सुलझाइए। और चाइना ने उस आइलैंड पे अपने उसमें कर लिया। तो उसी का अगर आपने G20 की लास्ट मीटिंग देखी हो, उसी के रिएक्शन में फिलीपींस प्रेसिडेंट ने ओबामा को सन ऑफ ए स्लट कहा और कहा कि आप 1 महीने के अंदर जितनी भी अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस फिलीपींस में डिप्लॉयड है, आप उनको हटा लीजिए। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, चाहे इंडिया चाइना इश्यू हो, इंडिया पाकिस्तान इश्यू हो, हमें ये बायलैटरली सॉल्व करने चाहिए पीसफुल मेथड से। वेस्टर्न कंट्रीज के भी आपस में डिफरेंस है, लेकिन जब एशिया को, अफ्रीका को, वेस्ट एशिया को एक्सप्लॉइट करने की बात आती है, तो डिफरेंसेस साइड पे रख के वो सारे साथ में मिलकर हमें लूटते हैं। लेकिन हमारा कोई भी इश्यू होता है, हम उसे दुनिया की पंचायत में ले जाके बैठा देते हैं। ये हमारी एशियन कंट्रीज की लीडरशिप की, पॉलिटिकल लीडरशिप की वीकनेस है कि आप अपना कोई भी मुद्दा अपने आप में सुलझा के उसे पंचायत में लेके चले जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सॉल्व आवर ऑल इश्यूज पीसफुली। और अगर कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होती है तो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भी अपने दम पर की जाती है, आप किसी के भरोसे नहीं कर सकते हैं। 62 में हमने देखा अमेरिका ने कहा मदद करेंगे और कहा भाग गया, सबको मालूम है। सो माय पॉइंट इज दैट कि अगर आपको मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भी करनी है तो वो अपने कंधों के दम पे की जाती है। तो साथियों, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि मनोहर पारिकर साहब ने ये भी कहा है, पत्रकार ने पूछा उनसे, अमेरिका में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कि सर जिस्मोआ से लिमोआ तक आने में आपको 12 साल लगे, 14 साल लगे, 2002 से 2016 तक। तो क्या लिमोआ से सिस्मोआ पे जाने में भी 14 साल लगेंगे? तो पारिकर साहब ने कहा कि हम जनता का माहौल देखेंगे। अगर जनता रिएक्ट करती है तो टाइम लगेगा, और अगर जनता रिएक्ट नहीं करती है, अगर हमारे देश में इसके ऊपर उबाल नहीं आता है, तो हम बहुत जल्दी इसको साइन कर देंगे, सिस्मोआ को भी। तो बात आपके ऊपर आती है कि क्या आप हिंदुस्तान की सोवरेनिटी, हिंदुस्तान की आजादी को बचाए रखने के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं? अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो इस इश्यू पे टकराव होगा, और टकराव होगा तो निश्चित तौर पे हमारी जीत होगी। देखिए, हमारा जीने का तरीका, हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को एक संदेश देना चाहते हैं यहां से। ये लिमोआ नाम पे पहली कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान के अंदर अभी हम सभी मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को इस मंच से एक संदेश देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, हमारा जीने का तरीका थोड़ा अलग है। हम उम्मीद पे नहीं, हम अपनी जिद पे जिंदा रहते हैं। सो हमारी अगर जिद है कि इस पे एक पॉलिटिकल, इस पे एक ओपन डिबेट होनी चाहिए, देन वी आर रेडी फॉर ए ओपन डिबेट ऑन दिस। साथियों, हम आज चर्चा, हमारी सारी युवा टीम बैठी है, हम लगभग बहुत समय से इसकी प्लानिंग, कम से कम 10-15 दिन से, बिल्कुल 24 घंटे, जितने भी साथी आप यहाँ देख रहे हैं सभी लगे हुए हैं। तो हमें आज एक प्लानिंग करके उठना है, और अभी आपका सभी आएगा आपका एड्रेस करने का। तो साथियों, अंत में बस 2 लाइन कहना चाहूंगा, प्लीज एक पूरी हम एक प्लानिंग करके यहाँ उठेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, एक 2 पंक्तियां बोलूंगा और खत्म करूंगा। जो हम अंजाम जिसका आज लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, कि हम लिख रहे हैं अंजाम जिसका कल उसका आगाज आएगा। हमारे खून का एक एक कतरा इस मुल्क में इनकलाब लाएगा। हम कल को रहे जिंदा या नहीं, लेकिन एक वादा आपसे करते हैं कि हमारे जाने के बाद इस मुल्क पे मरने मिटने वालों का एक सैलाब आएगा। धन्यवाद।
है।